एवरीवन, क्या हाल चाल। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे आशा करते हैं और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ाने वाले हैं आपको सूचक। मैम ये सूचक क्यों पढ़ाने वाली है? क्योंकि जो हम आपके लिए चैप्टर स्टार्ट किए थे यूपी बोर्ड के लिए, क्या नाम है, अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार लवण में हम आपको अम्ल के बारे में बता दिए थे, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। क्षार के बारे में बता दिए थे, प्रबल क्षार क्या होता है, दुर्बल क्षार क्या होता है, सांद्र अम्ल क्या होता है, सांद्र अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल क्या होता है, सब कुछ बता चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए आप देख कर आइए। अगर वो वीडियो नहीं भी दिख रहा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप पहले उस वीडियो को देखिए फिर इस वीडियो पे आइएगा। तो इस वीडियो में हम आपको सूचक बताने वाले हैं। सूचक बताएंगे कि ये सूचक होता क्या है। अगर मोटा मोटी बात बोला जाए तो सूचक वो होता है जो क्या करता है, अम्ल और क्षार का पता लगाता है, इंडिकेट करता है कि उसका गंध क्या होगा, उसका रंग क्या होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। क्या बेटा पता चल गया ना? अम्ल और क्षार को पता लगाने वाला सूचक कहलाता है। ठीक है, सूचक 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले सूचक का डिफिनेशन देख लो, सूचक क्या है। क्या सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। क्या अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है और उसका रंग या गंध अम्ल है या क्षार है उस माध्यम में बदल जाता है, इसे ही हम बोलते हैं सूचक। सूचक यानी इंडिकेटर। इंडिकेटर जो होता है, देयर आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार का हमारा सूचक होता है। कितना प्रकार के होला बच्चा, कितना बताओ तो? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के हमारा सूचक होला। सूचक के इंग्लिश में कहल जाला इंडिकेटर। क्या कहल जाला? इंडिकेटर कहल जाला। समझ में आयल? चला अब देखा जाओ कि पहले हमारा जो सूचक बा वो कितना प्रकार के होला। 3 प्रकार के। कौन कौन सा? ये तीनों देल गल बा हमारा बोर्ड पे, एक पढ़ ला, ठीक बा। तो देखो सूचक जो होता है वो सबसे पहला क्या होता है, प्राकृतिक सूचक। क्या? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक यानी नेचुरल, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर। जो नेचुरल इंडिकेटर होता है उसे प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। दूसरा क्या है, संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तीसरा क्या है, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये तीनों हमारे क्या है, सूचक हैं और तीनों को हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक सूचक को डिस्कस करते हैं। चलो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो सूचक को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा, प्राकृतिक सूचक, जिसे हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक सूचक वो होता है, ये सूचक जो पौधे से प्राप्त होते हैं, जो पौधे से प्राप्त होते हैं उन्हें ही हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो सूचक को हम मतलब कि प्राकृतिक सूचक नाम सुन के लग रहा है कि नेचर, यानी जो हमारे पेड़ पौधे से जो प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक। तुम लिटमस का नाम सुने होंगे और हल्दी का नाम सुने होंगे, ये हमारा सूचक है। जब इस पे हम अम्ल डालेंगे तब क्या होगा, जब क्षार डालेंगे तो क्या होगा, ये सूचक बता रहे। और सूचक का डिफिनेशन हम तुम्हें बताए थे कि जो अम्ल और क्षार का पता लगाता है किसी भी सूचक में, वही हमारा क्या कहलाता है, सूचक। तो देखो अगर लिटमस पे हम अम्ल डालेंगे तो किस कलर का होगा। अगर तुम फर्स्ट लेक्चर देखे होगे तो बेटा तुम्हें पता होगा कि हम तुम्हें ट्रिक बताए थे अनील से। अ से अम्ल, नी से नीला। नीला क्या करता है, अम्ल, नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो यानी कि जब हम लिटमस पेपर लेकर आएंगे उस पे अम्ल डालेंगे तो वो किस कलर का हो जाता है, लाल कलर का। लेकिन उसी लिटमस पे अगर हम क्षार डालें तो वो किस कलर का हो जाता है, नीला कलर का। किस कलर का, नीला कलर का। ठीक है, अब आते हैं पहला तो सूचक हमारा हो गया प्राकृतिक में। दूसरा सूचक आता है हमारा हल्दी। हल्दी तो आमतौर पे तुम जानते हो, टर्मरिक जिसे बोलते हैं, मुंह पे लगा लेते हो, रूटीन है हमारा फेस का, ये ना। चलो देखो हल्दी क्या है, जब इस पे अम्ल डालते हैं तो एज इट इज वो पीला का पीला ही रहता है। ठीक है, पीला रहता है। लेकिन जैसे उस पे क्षार डालते हैं तो भैया वो लाल कलर का बन जाता है। किस कलर का, लाल कलर का। तो तुम्हें समझ में आ गया, प्राकृतिक सूचक वो होता है जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जिसमें हमारा लिटमस और हल्दी आता है। लिटमस पे अगर हम अम्ल डालेंगे तो वो किस कलर का होगा, लाल कलर का। जब क्षार डाल देंगे तो वो नीला हो जाएगा। लेकिन हल्दी पे हम क्या करेंगे, अम्ल डालेंगे तो एज इट इज पीला का पीला ही रहेगा। लेकिन जब क्षार डालते हैं तो किस कलर का हो जाता है, वो लाल कलर का। ठीक है, तो अब आता है दूसरा हमारा सूचक जिसे बोलते हैं संश्लेषित सूचक। इंग्लिश में बोले तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, इसका भी डिफिनेशन क्या है ये भी देख लो। ये सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है, जो रसायन द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, संश्लेषित
सूचक। इसके पास भी दो हमारे सूचक हैं, एक फिनोप्थलीन है और एक हमारे पास मेथिल ऑरेंज है। अब जब इस पे अम्ल और क्षार डालेंगे तो क्या करेगा, क्या करेगा, तो देखो जब हम फिनोप्थलीन पे जब हम अम्ल डालते हैं तो वो कैसा होता है, रंगहीन, यानी कि कलरलेस। कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं। तो एक और नोट करने वाली बात हम तुम्हें बता दें कि जो फिनोप्थलीन है वो पहले से ही किस कलर का होता है, कलरलेस होता है, उसका कोई कलर ही नहीं होता। लेकिन जब हम उसमें अम्ल डालते हैं तब भी उसका कोई कलर नहीं चेंज होता। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पे इतना पैसा डाल रहे हैं, तुम पे इतना पैसा फूक रहे हैं कि हाँ बेटा पढ़ेगा, सब करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन तुम मेहनत कर ही नहीं रहे हो। कर रहे हो ना, नहीं कर रहे हो, जैसे हो वैसे ही बना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं लाना चाहते हो। मम्मी पापा एफर्ट डाल रहे हैं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन तुम पढ़ नहीं रहे हो। तो वही काम ये भी फिनोप्थलीन का भी है। फिनोप्थलीन में बेटा वो पहले से ही कलरलेस होता है, लेकिन उस पर एफर्ट डालते हैं, अम्ल डालते हैं, फिर भी वो कोई कलर नहीं चेंज होता। लेकिन जैसे ही हम क्षार डाल देते हैं तो उसका मन सुनहरा हो जाता है। क्या सुनहरा हो जाता है, लड़कियों का फेवरेट कलर गुलाबी पिंक कलर में बदल जाता है। देखो यहाँ लिखा है फिनोप्थलीन पहले से ही कलरलेस, अम्ल डाले फिर भी कलरलेस, जब उसमें क्षार डालते तो क्या हो जाता है, हमारा गुलाबी कलर का हो जाता है। वाह वाह, कितना अच्छी बात है ना। चलो कुछ तो चेंजेस आया, कोई बात नहीं। चलो अब सूचक देखो, सूचक में हमारा मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज पे जब हम अम्ल डालते हैं तो वो लाल कलर का होता है। किस कलर का, लाल कलर का। जब क्षार डाल देते हैं तो वो पीला कलर का हो जाता है। किस कलर का, पीला कलर का। अब तुम्हें ये दो सूचक समझ में आ गया होगा। अब तीसरे सूचक पे मूव करते हैं। कौन सा है हमारा तीसरा सूचक, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक को हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ केमिकल्स रिएक्शन है जो कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी अम्ल और क्षार के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है ये भी देखेंगे। तो पहले इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो तीसरा सूचक हमारे पास क्या है, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी गंधीय, नाम सुन के ही लग रहा है कि किसी के स्मेल में चेंज आ जाना। कोई ऐसा सूचक जिसका स्मेल में चेंज आ जाना वो हमारा गंधीय सूचक कहलाता है। तो डिफिनेशन भी इसका देखो क्या लिखा हुआ है, जिस सूचक की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक। यानी अम्ल और क्षार डालने पर जिसका क्या बदल जाता है, गंध बदल जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, गंधीय सूचक। इसमें भी दो दिया गया है। कौन कौन सा, हमारा प्याज का रस और वेनिला। प्याज का रस और वेनिला जानते हो जो चौमिनों में डाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब सूचक में क्या देखा गया, प्याज का रस। प्याज का रस में जब हम अम्ल डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं आता। क्या बेटा, कोई भी परिवर्तन नहीं आता। कोई भी परिवर्तन मींस ये होता है कि जैसे मान लो प्याज का रस जैसा था उसी तरह स्मेल आएगा। अम्ल डालने पे कोई भी परिवर्तन नहीं आता, जैसा था वो वैसा ही रह जाएगा। लेकिन जब इस पे क्षार डालते हैं तो यहां देखने को मिलता है कि कोई भी गंध नहीं रहा। अब प्याज का रस का जो क्या गंध आ रहा था, स्मेल आ रहा था, अब वो सब गायब हो जाएगा। हमें क्षार में उसका स्मेल ही पता नहीं चलेगा, लेकिन अम्ल डालने पर उसका स्मेल एज इट इज ही रहता है। जैसा था वो वैसा ही रहेगा। उसी तरह जो वेनिला होता है, वेनिला पे भी जब हम अम्ल डालते हैं तो उसके स्मेल में, उसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसा था वो वैसा ही रह जाता है। लेकिन जब हम इसी वेनिला पे जब हम क्षार डालते हैं तो उसके भी क्या होता है, स्मेल में परिवर्तन आ जाता है, वहां से स्मेल गायब हो जाता है। वेनिला का जिस तरह का स्मेल था अब वो तुम्हें क्षार में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बोनस पॉइंट है, तुम्हें याद करने में आसानी होगा। दोनों में समान समान अम्ल जब डालते हैं, किस पे, वनीला पे और प्याज के रस पे, तो दोनों समान समान रहता है, लेकिन क्षार डालने पे इसका दोनों का रस का जो स्मेल था वो गायब हो जाता है। तो तुम्हें ये गंधीय सूचक भी समझ में आ गया। अब चलो हम समझ लेते हैं कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, यानी अम्ल और क्षार से मिलकर जो उदासीनीकरण अभिक्रिया बनता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद कुछ रिएक्शन डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो हम समझ लेते हैं कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है इंग्लिश में। उदासीनीकरण अभिक्रिया सिर्फ वही होता है, मोटा मोटी ऊपर ऊपर से बात कर ले तो हमारा स्वागत नहीं करोगे क्या, ऐसा वाला कंसेप्ट है। यानी जो अम्ल क्षार पीछे पड़े हो उसी का यहाँ पे स्वागत करना है। कैसे स्वागत करना है, देखो कैसे। जब हम अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराते हैं, क्या, जब अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण का प्लस जल का। यही हमारा क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जिसको अम्ल के बारे में पता है कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है, वो इसका स्वागत कर देगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जब अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव
को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक माइंड मैप दिया है कि जब अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है तथा जल बनता है। बनता है कि नहीं? बताओ। अब तुम्हें पता होगा कि अम्ल क्या है तो अभिक्रिया बना लोगे, पता होगा कि क्षार क्या होता है तो अभिक्रिया बना लोगे। तो देखो अम्ल क्या होता है? अम्ल HCl, पीछे पढ़े हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्षार NaOH। जब इसका अभिक्रिया कराओगे तो डायरेक्ट बोल रहा है लवण बनेगा, यानी हमारा नमक बनेगा। क्या बन रहा है? इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस। कहां से प्लस माइनस आ रहा है तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अब तुम क्लास 10th में पढ़ रहे हो। अब इतना छोटा सा कंसेप्ट बताएंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखो अब यहां से ये H, यहां से OH, ये दोनों निकल जाएंगे। क्या बोल रहा है? वाटर बनेगा, यानी दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन निकल गया, ये हमारा वाटर बन गया। बच क्या रहा है? Na बच रहा है और Cl बच रहा है, तो यहाँ पे आ जाएंगे Na प्लस Cl बन जाएगा, सॉरी NaCl बन गया। तो ये देखो लवण है, ये क्या है? लवण है, ये क्या है? जल है। निर्माण हुआ कि नहीं? यानी कि जब अम्ल और क्षार मिलते हैं और दोनों अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा जल बनाते हैं, इसे ही बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण समझ में आ गया? कुछ मत करना, नहीं समझ में आ रहा है बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत ही लो लेवल में हम तुम्हें बता रहे हैं कि समझ में आ जाए तुम्हें। बस हम यही सोच के समझा रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता है और लेकिन तुम्हें सब कुछ पता करना है, ऐसा कंसेप्ट लेके चल रहा है। क्या है? बस अम्ल और क्षार को लेना, पीछे पड़े होगे। अम्ल और क्षार को जब हम मिलाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो वो क्या कर देता है? न्यूट्रल अपने आप को कर देता है, नमक बना लेता है और क्या बना लेता है? वो जल निकाल देता है, लवण बना लेता है तथा जल बना लेता है। यही अभिक्रिया बनता है। तो देखो ये तुम्हें उदासीनीकरण अभिक्रिया भी समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि जब अम्ल और क्षार में अभिक्रिया होता है तो कौन कौन सा अभिक्रिया होता है, क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया इसमें होती हैं। तो देखो सबका यहाँ पे लिख दिया गया है। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण क्या है? सबसे पहला ये अभिक्रिया हम करेंगे, फिर दूसरा ये दोनों करेंगे, फिर तीसरा ये करेंगे। इसमें कौन कौन से अभिक्रिया होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, ये भी इस अभिक्रिया को करते करते हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या है? धातु का हम एक बार अम्ल के साथ कराएंगे, एक बार धातु का क्षार के साथ कराएंगे, क्योंकि हम अम्ल और क्षार के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला रिएक्शन तो इन दोनों के बीच कराएंगे। दूसरा रिएक्शन क्या है? धातु कार्बोनेट। एक बार हम धातु कार्बोनेट लेंगे, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। दूसरी बार हम क्या लेंगे? धातु बाइकार्बोनेट लेंगे। क्या? धातु बाइकार्बोनेट लेंगे और उसका भी किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? अम्ल के साथ कराएंगे। फिर देखो इसी में दूसरे में हमारा एक और है, जब धातु बाइकार्बोनेट किसके साथ करे? क्षार के साथ करे। यहाँ पे अम्ल के साथ किया, यहाँ पे क्षार के साथ। और यही धातु बाइकार्बोनेट किसके साथ करे? क्षार के साथ करे। एक बार धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल क्षार किया, एक बार धातु बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल क्षार किया। यहाँ पे भी ये रिएक्शन करने वाले हैं। फिर तीसरा क्या है? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड का एक बार अम्ल के साथ अभिक्रिया, एक बार अधातु ऑक्साइड का क्षार के साथ। अब बोलोगे मैम धातु ऑक्साइड के साथ ही क्यों नहीं करा है? तो हम बेटा तुम्हें बताएंगे क्यों नहीं कराएं, क्योंकि अगर मान लो ये अम्ल है तो ये क्षार नेचर की तरह काम करता है, क्षार की तरह काम करता है, लेकिन ये क्षार है, जब ये क्षार रहेगा तो कैसे काम करेगा अगर धातु ऑक्साइड के साथ कराएंगे। इसीलिए अधातु ऑक्साइड के साथ क्षार का कराया जाता है, क्योंकि ये कैसा होता है? अम्लीय नेचर का होता है। तो इसे नोट डाउन कर लो। अब एक एक करके हम क्या करते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। तुम्हें घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसे जल्दी से नोट डाउन करो। अब देखो ये जो रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, किसका? हम अम्ल और क्षार का जो रिएक्शन करा रहे थे, तो उसमें से पहला हमारा कौन सा है? एक बार अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, एक बार क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया। पहला यही था। तो अब चलो इसको डिस्कस करते हैं, फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे, फिर इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो देखो धातु का जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ये एक माइंड मैप याद रख लेना। क्या? जब धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया होता है तो लवण बनता है तथा लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ये तुम्हें पूरा पता होना चाहिए। तो अब तुम्हें पता है कि धातु हमारा क्या है? ये हमारा धातु, मान लो कोई भी धातु ले लो, ले लिए, प्लस अम्ल ले लो। जब धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ये प्लस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज, ये होता है प्लस चार्ज। जब ये प्लस, जब इसके पास से ये हटेगा तो ये किसके पास जाएगा? Zn के पास जाएगा। तो इसके साथ ये अभिक्रिया कर लेगा, क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। लवण बनाया, ZnCl2। और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हुआ? बाहर निकल गया। क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। अब हम तुम्हें ये भी बताएंगे कि कोई भी अभिक्रिया में से जब गैस निकलता है तो हमें कैसे पता चलेगा? ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा तो हमें कैसे पता चला?
हम ये रिएक्शन कहाँ करा रहे हैं, हम एक परख नली में करा रहे हैं। मान लो ये हमारा ट्यूब है, इसमें हम Zn डाल दिए यानी धातु डाल दिए प्लस अम्ल डाल दिए। जब इसका अभिक्रिया होगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा तथा गैस बाहर निकलेगा। यहां से गैस निकल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, तो उसका भी हम परीक्षण करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो अब दूसरा देखो, अब हम इसी धातु का क्षार के साथ कराएं। जब हम धातु का क्षार के साथ कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी वही है, एक आउटवे तुम्हारा दे दिया गया है कि जब धातु का प्लस क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। सेम टू सेम वही है, बस वहां पे अम्ल की जगह यहाँ क्षार कर दिया गया है। तो यहाँ पे Zn जो है हमारा धातु है और कोई क्षार ले लो, क्षार क्या है, NaOH है। जब NaOH इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, देखो Na, यहाँ से Na2 था तो यहाँ पे 2 Na आ गया, Zn आ गया और यहाँ से 2 ऑक्सीजन आ गया, तो ये बना लिया क्या हमारा लवण। बचा क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पे बचा ना 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो यानी कि इस रिएक्शन से भी हमें पता चल रहा है कि हमारा जब धातु अम्ल हो चाहे क्षार हो, अभिक्रिया दोनों से करेगा तो बनाएगा क्या, लवण तथा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हमें बात फंसती है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ये बात है ना कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसका भी परीक्षण यहाँ लिखा गया है। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे पता चलेगा, देखो हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली, यानी ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है यहाँ से, तो उसमें एक परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती, यहीं पे एक जलती हुई मोमबत्ती तुम लेकर जाओगे तो क्या होगा, पॉप साउंड क्रिएट करेगा, पॉप का साउंड क्रिएट करेगा, तो उसे ही हम बोल देंगे कि हाँ भैया यहाँ से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो इससे हमें साबित भी हो जाएगा कि हाँ ये अभिक्रिया जो है अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से हो रहा है। यानी किसी भी अभिक्रिया में, चाहे अम्ल के साथ अभिक्रिया करे चाहे क्षार के साथ अभिक्रिया करे, वो परख नली से क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो वहां से पॉप साउंड क्रिएट करेगा, पीओपी का ध्वनि साउंड आएगा वहां से, उसे ही हम बोलते हैं हाइड्रोजन का परीक्षण, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। तो तुम्हें ये पहला रिएक्शन रासायनिक गुणधर्म समझ में आ गया होगा, किसका, किसी भी धातु का अम्ल और क्षार के साथ। अम्ल और क्षार के साथ हम कर लिए अभिक्रिया और हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा था वो भी पता चल गया। अब हम चलो दूसरा रासायनिक गुणधर्म देख लेते हैं अभिक्रिया करके, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो हम दूसरा रासायनिक गुणधर्म देख लेते हैं कि हमारे इसमें क्या अभिक्रिया करने वाला है। तो एक बार तो हम अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ और एक बार अम्ल का धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे। फिर अम्ल का कंप्लीट हो जाने के बाद क्षार के साथ कराएंगे और देखेंगे क्षार के साथ अभिक्रिया दे रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ कराएंगे, किसके साथ, धातु बाइकार्बोनेट के, सॉरी धातु कार्बोनेट के साथ। यहाँ पे एक आउटवे तुम लिख लेना कि तुम्हें पता चले कि क्या क्या बनता है। जब हम अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया बनाते हैं तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। हम तुम्हें अभी बताएंगे भी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो भी गैस है, गैस निकल रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो जैसे हम अभी हाइड्रोजन परीक्षण बताएं उसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी परीक्षण बताएंगे। तो देखो जब अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। तो उसी पे अभिक्रिया देख लो, अम्ल क्या होता है, HCl होता है और धातु कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 होता है। अब बहुत बार बोलोगे कि मैम बार बार HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया कराती है, बहुत सारा अम्ल है उसके साथ करा दीजिए। तो बहुत सारा अम्ल है, लेकिन बोलते हैं ना कि एक छोटा सा एग्जांपल देने पर बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमें रिएक्शन समझ में आ जाता है। बड़ा रिएक्शन पेपर में तुम्हें भी नहीं याद होगा, अगर छोटा रिएक्शन रहेगा तो तुम जल्दी से आसानी तरीके से समझ पाओगे, इसीलिए सारे टीचर छोटा एग्जांपल लेकर समझाते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो अम्ल है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, धातु कार्बोनेट। ये धातु कार्बोनेट हो गया Na2CO3, ये धातु कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। जब इसके साथ ये अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, NaCl बना लेगा, प्लस CO2 बना लेगा, प्लस जल बना लेगा। तुम्हें नहीं भी याद है तो बस ये एक आउटवे याद होना चाहिए तुम्हें। अब तुम बोलोगे यहाँ 2 कैसे आया, वो बैलेंसिंग रिएक्शन है, अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा, और नहीं भी पढ़े हो तो उसका वीडियो, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, प्लीज जाके पढ़ लो और सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो सारा इसी में उलझ जाओगे और तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो जाओ वीडियो देख कर आओ। तो एक बार हम अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ करा दिए, अब एक बार अम्ल का धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं। तो देखो अम्ल यहाँ पे भी वही आउटवे है तुम्हारा, बनेगा तो वही लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा। जब अम्ल का धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराओगे तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस जल बनेगा। तो यहाँ पे भी HCl ले लो, प्लस धातु बाइकार्बोनेट, धातु क्या हो गया, Na2 हो गया, बाई NaH हो गया, हमारा कार्बोनेट CO3 हो गया। तो यानी कि ये हमारा जब इसके साथ अभिक्रिया कराएगा तो लवण यानी NaCl बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस हमारा हाइड्रोजन यानी जल बनेगा।
ठीक है, तो ये रिएक्शन तुम्हारा कंप्लीट हुआ, यानी अम्ल के साथ हम धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट भी देख लिए। लेकिन अब आते हैं क्षार के पास। क्षार जब धातु कार्बोनेट के साथ और क्षार जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया देता है या नहीं देता है। अब इसके साथ अभिक्रिया देख लेते हैं, तो ये क्यों नहीं देता है, यहाँ पे तुम्हें बोर्ड पे देख के लग रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं दे रहा है, क्यों नहीं देता, तो ये भी समझ लो। क्षार जो होता है, क्षार का जब धातु कार्बोनेट के साथ और क्षार का धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारा धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट ये कैसा नेचर में होता है, नेचर में कैसे होते हैं, ये क्षार नेचर के होते हैं। और जब क्षार के साथ क्षार अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया नहीं देगा, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही अपना क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है। अगर क्षार है तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, क्षार क्षार साथ में अभिक्रिया नहीं करता, जैसे अम्ल अम्ल भी साथ में अभिक्रिया नहीं करता, अपोजिट वाला कुछ चाहिए। अगर मान लो हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं, विलियन बनाते हैं, अगर पानी में चीनी मिलाएंगे तो मीठा पानी बनेगा, कुछ चेंज हुआ, लेकिन पानी में पानी मिला देंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो उसी तरह अगर क्षार में क्षार मिलाएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि जब हम क्षार का धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं देता, क्रॉस, कोई अभिक्रिया फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल रहा है, उसका परीक्षण क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया हेडिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी कैसा हो जाता है, दुधिया रंग का हो जाता है। इससे ही हमें पता चल जाएगा कि वो कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल रहा है। देखो ये क्या है, हमारा चूना पत्थर, चूने का पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो क्या करेगा, उस सॉल्यूशन को कैसा बना देगा, दुधिया बना देगा। यहाँ पे लिखा है ना, ये कैसा हो जाएगा, दुधिया रंग का हो जाएगा, प्लस जल निकलेगा। ठीक है, और यही एक्सेस अमाउंट ऑफ हम क्या करें, बार बार कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिलाकर निकालते रहें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो मिल्क कलर, जो हमारा मिल्क कलर का आ रहा था पेरेंट्स, अब वो डिसअपियर हो जाएगा, वो व्हाइट हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड परीक्षण है। तो बेटा ये तुम्हें रिएक्शन समझ में आ गया होगा, अम्ल का और क्षार का धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। पहला क्या रहा हमारा, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया और क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया, वो भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरे अभिक्रिया पे चलते हैं, हमारा क्या है, तीसरा हमारा धातु ऑक्साइड का, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल का अभिक्रिया, एक बार अधातु का ऑक्साइड का क्षार का अभिक्रिया। तो ये पढ़ लेते हैं, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो हम तीसरा रासायनिक गुणधर्म समझ लेते हैं अभिक्रिया का, क्या है। एक बार धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, एक बार क्या कराएंगे, क्षार के साथ कराएंगे। ठीक है, एक बार धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ, एक बार धातु ऑक्साइड का क्षार के साथ, अधातु ऑक्साइड का क्षार के साथ कराएंगे। ठीक है, और क्यों नहीं करता वो भी बताएंगे। जो धातु ऑक्साइड होता है वो प्रकृति में किस नेचर का होता है, क्षार नेचर का होता है। किस नेचर का, क्षार नेचर का होता है। इसीलिए जो क्षार होता है वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि क्षार क्षार अभिक्रिया नहीं करता, अभी जस्ट बताएं ना। उसी तरह अधातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये प्रकृति में कैसे नेचर का होता है, अम्ल नेचर का होता है, अम्ल होता है। समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया होगा, क्लियर। ठीक है, देखो अब हम धातु ऑक्साइड प्रकृति में किस नेचर का है, क्षार नेचर का है। क्षार है तभी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएगा। तो ये भी आउटवे है तुम्हारा, जब धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो लवण बनाएगा तथा जल बनाएगा। बना दिया जल। तो यहाँ पे कोई धातु ऑक्साइड ले लो, ये हमारा कैसा है, धातु ऑक्साइड है, प्लस ये हमारा क्या है, अम्ल है। जब इसके साथ ये अभिक्रिया करेगा तो ये हमारा लवण बनाएगा प्लस जल बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बना लिया, इसमें तो कोई गैस नहीं निकल रहा है, इसीलिए इसका कोई परीक्षण नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये धातु वाला समझ में आ गया, धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्या है, अधातु ऑक्साइड का क्षार के साथ अभिक्रिया। अधातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्ल नेचर का होता है, इसीलिए उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता। अभी बताएं, तो इसीलिए किसके साथ करता है, क्षार के साथ करता है। तो अधातु ऑक्साइड प्लस क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाता है तथा जल बनाता है। ये हमारा क्या है, अधातु ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्षार, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्षार होता है। नया देखने को मिला ना अभी। ठीक है, क्षार के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो बनाएगा क्या, CO3 बनाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा जल लवण बनता है प्लस जल बनता है। तो ये अभिक्रिया तुम्हारा कंप्लीट हो गया होगा। तीनों अभिक्रियाएं हम तुम्हें बता दिए, जो रासायनिक गुणधर्म था जिसमें हम अम्ल और क्षार का अभिक्रिया करा रहे थे, धातु कार्बोनेट के साथ, धातु बाइकार्बोनेट के साथ और धातु के साथ
और अधातु ऑक्साइड के साथ और धातु ऑक्साइड के साथ, ये सब अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके। अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी तक अम्ल और क्षार और लवण का पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है और ये भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। आपका 2 वीडियो अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जो भी है इस चैप्टर में और जो बाकी रह गए हैं उसको धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेकर आपको पढ़ा देंगे, उसे भी कंप्लीट कर देंगे। तो अब आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर करना है, ताकि वो भी एकदम छोटे छोटे कंसेप्ट में और छोटे छोटे वीडियो में सारा अपना क्लियर कर ले डाउट। तो ओके स्टूडेंट, बाय।